अब हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा। तो 7 से 8 फरवरी के बीच में हमारे माननीय पीएम साहब मलेशिया गए थे। अब मलेशिया हम लोग क्या लेने गए थे और क्या उन लोगों को देने गए थे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की इसमें हमने मलेशियाई प्रधानमंत्री साहब से, जो कि क्या नाम है, अनवर इब्राहिम से, तो हमने उनको कहा कि हम कुछ चीज़ें आपको देंगे और कुछ चीज़ें आपसे ऑब्वियस सी बात है लेंगे भी। तो इसमें सबसे जो पहली न्यूज़ आती है काम की वो ये न्यूज़ है नंबर एक हमने कहा है उनको कि भाई हम जो है डिजिटली भुगतान करना चाहते हैं। तो डिजिटली भुगतान के लिए आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है, हमने NPCI के थ्रू UPI और मलेशिया के पेनेट के बीच में एक समझौता किया है। तो इस तरीके से हमारा जो UPI है वो अब ग्लोबल जाने लगा है, गोज ग्लोबल, अब वो ग्लोबली उसकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो हमने सबसे पहले UPI का समझौता किसके साथ किया है, पेनेट मलेशिया के साथ, कि भाई हमारा लेन देन जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस सेंस में होगा। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये आ गई। दूसरी न्यूज़ ये आ गई कि भाई हमने जो है मलेशिया को कहा है कि हम आपके यहाँ पे एक कॉमर्शियल जो है अपना मलेशिया में, हम मलेशिया में एक कमर्शियल अपना जो है एम्बेसी खोलना चाहते हैं। भाई हम कमर्शियल कॉन्सुलेट क्यों खोलना चाहते हैं मलेशिया में, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वाई इज दिस नीडेड, यानी कि हमें कुछ ना कुछ उनसे लेना है। क्या लेना है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने कहा कि आप यूनिवर्सिटी, जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है उसमें तिरुवल्लुवर सेंटर इस्टेब्लिश कीजिए। तिरुवल्लुवर सेंटर जब आप इस्टेब्लिश करेंगे और एक आपका जो साइबर जाया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारे आयुर्वेद का संस्थान के बीच में आप एक जो है समझौता कीजिए। भाई हम आयुर्वेद को भी ग्लोबल करना चाहते हैं और हम तिरुवल्लुवर केंद्र भी खुलवाना चाहते हैं। अब ये क्या है और क्यों है, और हमने ये वाणिज्यिक दूतावास क्यों खोला वहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की। देखो, हमारे मोदी साहब ने कहा कि वी आर प्राउड टू हैव इस्टेब्लिश द तिरुवल्लुवर चेयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। वेरी गुड। कौन थे तिरुवल्लुवर साहब, समझिए अब थोड़ा तिरुवल्लुवर साहब को। देखो, तिरुवल्लुवर साहब जो थे उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था तिरुक्कल। क्या था, तिरुकुरल। इसका नाम क्या था भाई, तिरुकुरल। तिरुकुरल जो थी ये किताब थी इनकी, जिसमें लगभग जो है 1330 दोहे थे, और ये किताब थी एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और लव को लेकर के। उनकी किताब का जो कंपेयर किया जाता है, उनकी इस किताब का जो कंपेयर किया जाता है वो किया जाता है बाइबल के साथ, वो किया जाता है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किताब के साथ और प्लेटो की किताब के साथ। तो भाई किताब तो अपने आप में इम्पोर्टेंट थी ही, ठीक है। तिरुवल्लुवर साहब ग्रेट पोएट थे, और इनका जो है ये देखो, इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है जहाँ पे कन्याकुमारी पे। चलिए साहब, तो तिरुवल्लुवर साहब की एक चेयर बनाई गई है अब यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में। अब एक न्यूज आई है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जाया और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा के बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन किया गया है। तो साइबर जाया और आयुर्वेदा के बीच में एक कोलैबोरेशन भी किया गया है। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई एक वाणिज्यिक दूतावास क्यों खोला जा रहा है और एक और हुआ है कि पाल्म ऑयल को लेकर के इंडिया और मलेशिया के CEO फोरम की मीटिंग हुई है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोरम। ये व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे खेल को समझना है आपको। इंडिया जो है अपना इंपोर्ट करता है पाल्म ऑयल जो होते हैं वो 2 देश उगाते हैं। इंडिया कहाँ का तेल कहाँ से आता है, पाल्म ऑयल कहाँ से आता है, ये आता है इंडोनेशिया से और मलेशिया से। यहाँ तक की बात समझ गए। अब हमें क्यों जाना पड़ा मलेशिया के पास, भाई जो देश को जिससे कुछ चाहिए वो वहाँ पे जाएगा। दुनिया हमारे यहाँ आती है क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए, हम दुनिया के पास जाएंगे जब हमें कुछ चाहिए होगा। हम मलेशिया के पास क्यों गए, हमने कहा सबसे पहले समझ लो
कि ये पाल्म ऑयल हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है। ये पाल्म ऑयल इसलिए ज़रूरी है, बिस्किट इंडस्ट्री जो बनती है उसमें पाल्म ऑयल यूज होता है, चिप्स और नमकीन जो बनती है उसमें पाल्म ऑयल ज़रूरी होता है, बेकरी इंडस्ट्री जो है वो पाल्म ऑयल पे टिकी हुई है, इंस्टेंट फूड नूडल्स हो गए, शॉप्स हो गए, रेडीमेड ईट टू मील हो गए, ये सब भी पाल्म ऑयल पे बनता है। फास्ट फूड और होटल चेन्स, फ्राइंग, कुकिंग, बल्क फूड प्रिपरेशन, ये सब किस में होता है, पाल्म ऑयल पे होता है। आइसक्रीम और प्रोसेस्ड फूड जो है, चॉकलेट वॉकलेट खाते रहते हो ना, ये सब भी पाल्म ऑयल पे होता है। दिक्कत ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझनी है कि हम मलेशिया क्यों गए थे। हम जो 60% अपना एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, 60% ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल, जितना हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% क्या होता है, पाल्म ऑयल। हमें हर साल 15 से 16 मिलियन टन क्या करना पड़ता है, पाल्म ऑयल को अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ता है। पाल्म ऑयल का जो कंजम्पशन है वो 38% तक है। अगर इंडिया का टोटल एडिबल ऑयल में 40% तो हम पाल्म ऑयल खा जाते हैं। अब भाई अगर इतना सब कुछ करना है हमें, तो इससे क्या होता है, इंडिया का पैसा जो है बाहर जाता ही जाता है, इंडिया का पैसा बाहर जाता ही जाता है। तो ये जो हमें पाल्म ऑयल चाहिए, तो यानी कि हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए हम क्या करने गए थे इसमें, ये देखो 10th मलेशिया इंडिया CEO फोरम, तो कहाँ पे हुई थी ये, कुआलालंपुर में। कहाँ पे हुआ था, माईटेक कुआलालंपुर में। तो कुआलालंपुर में हमने क्या किया, पाल्म ऑयल पे को भी डिस्कस किया। ये हो गया भाई पाल्म ऑयल कि हमें पाल्म ऑयल दो, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको आयुर्वेद दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको UPI दे रहे हैं, और पैसा तो दे ही रहे हैं पाल्म ऑयल का। तो कुछ चीज़ें दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे ले रहे हैं। तो ये आपने मलेशिया की यात्रा समझ ली कि भाई मोदी साहब मलेशिया क्यों गए थे। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, भारत और ब्राज़ील, इंडिया और ब्राज़ील 2026 में 5 दिन के लिए हमने कहा कि भाई ऐसा है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज लूला दा सिल्वा साहब अतिथि हो, आप पधारो हमारे देश, कुछ बातचीत करेंगे बैठ के आराम से। अब हमें ब्राज़ील से कुछ चाहिए और ब्राज़ील को भी हमसे कुछ चाहिए। सबसे पहली चीज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया था, मोदी साहब ने निमंत्रण दिया था दा सिल्वा साहब को कि आइए भारत में, और वो आ गए इंडिया में 5 दिन के लिए। भाई ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि 5 दिन के लिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हुआ है हमारे यहाँ पे, चलिए साहब आ जाइए, कोई बात नहीं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना। अब आपके लिए सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है, ये ग्लोबल साउथ क्या है, व्हाट इज़ दिस ग्लोबल साउथ। अब हम समझते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। देखो साहब, अगर हम पूरी दुनिया को यहाँ पे देखें तो ये जो नीचे का एरिया है, ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ है। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। अब इस साउथ में जो है यहाँ पे ब्राज़ील भी आता है। यहाँ पे जो मजबूत देश आता है भाई, वो कौन आता है ग्लोबल साउथ में, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ठीक है। तो ये जो है मजबूत देश माने जाते हैं अपने आप में कि भाई हम लोग भी ग्लोबल साउथ में आते हैं। यूनाइटेड नेशन नॉर्थ में आता है, रशिया भी नॉर्थ में चला गया, कनाडा भी नॉर्थ में चला गया, यूरोप भी नॉर्थ में चला गया। तो ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बनने के लिए, जो अगर दो बड़े देश एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो भाई आवाज़ तो उठेगी ना फिर ग्लोबल साउथ की, अच्छे से सुनी जाएगी दुनिया में। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखोगे अफ्रीका में कुछ देश ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ में अपने आप को नहीं मानते। ये लोकल पॉलिटिक्स है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो ग्लोबल साउथ जो है वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम नहीं है जिसमें कि कोई वो बाइंडिंग फोर्स है या फिर कोई एक वो है, मतलब एक ये बस ये है कि हाँ एक प्रेशर ग्रुप की तरह यूज करना है, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 21 फरवरी को जब ये साहब हमारे यहाँ पे पहुँचे
तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हैदराबाद हाउस में इनको बैठा के मुलाकात की। कौन से हाउस में? हैदराबाद हाउस में। तो जो पहली चीज़ याद रखनी है कि हम कौन से हाउस में लेकर के गए इनको? हैदराबाद। तो हम कहाँ पे लेकर के गए? हैदराबाद हाउस में लेकर के गए इनको। हैदराबाद हाउस में हमने जो है जा कर के बहुत सारे समझौते किए। क्या ऐसा है कि ये पहली बार आ रहे हैं? नहीं, ये पहली बार नहीं आ रहे। ये कब लूला साहब कब आ चुके हैं? लूला साहब 2004 में आ चुके हैं, 2007 में आ चुके हैं, 2008 में आ चुके हैं, 2023 में आ चुके हैं। अब भाई 2007-8 में आने के बाद सीधा 2023 में और 2012 में हम इनको क्या दे चुके हैं? इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये भी हम इनको दे चुके हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, दे चुके हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि लूला साहब को जो है आना पड़ा 5 दिन के लिए और आखिर 15 साल के बाद ऐसा क्या चल रहा है? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऐसा चल क्या रहा है। अब हमने बात करनी शुरू की कि भाई साहब हम आपको कुछ देंगे और कुछ आपसे लेंगे। आपको कुछ देंगे और कुछ आपसे लेंगे। पहली चीज़ हमने कहा कि हमारी एक कंपनी है बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स। कौन सी कंपनी है? बायोकॉन। ये हो गई बायोकॉन। और आपकी कंपनी है फ्लोक्रुज, ठीक है, फ्लोक्रुज। इनके बीच में हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको सस्ती दवाइयाँ और आयुर्वेद जैसी जो है चिकित्सा पद्धति ये प्रोवाइड करेंगे। तो हम ब्राज़ील को सस्ती दवाइयाँ किसके थ्रू दे रहे हैं भाई? बायोकॉन कंपनी और फ्लोक्रुज के थ्रू। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब चलो ये तो बात हो गई कि ब्राज़ील को हमसे क्या मिला। हमने ब्राज़ील से क्या लिया? हमने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट हम करवा रहे हैं। AI इम्पैक्ट समिट में आप एक विशिष्ट अतिथि रहेंगे, हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं आप। डिजिटल और AI ट्रांजिशन मस्ट मूव फॉरवर्ड विद सोशल इंक्लूजन एट इट कोर। ये कहना है किसका? लूला दा सिल्वा साहब का। और AI इम्पैक्ट समिट में हमने इनको क्या बनाया? हमने इनको बनाया था गेस्ट। और कौन सा गेस्ट बनाया भाई? विशिष्ट अतिथि, इम्पोर्टेंट वाला, VIP। ठीक है, VIP बनाया हमने इनको। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। दूसरा हमने कहा कि भाई हमको आपके साथ व्यापार करना है 2030 तक, हमें $30 अरब करना है व्यापार। चलो साहब बहुत अच्छी बात है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो हुई है क्रिटिकल मिनरल समझौता। भारत और ब्राज़ील ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निकालने के लिए, उनको रिफाइन करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। अब ये रेयर अर्थ मिनरल जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट कि भाई रेयर अर्थ के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। अब इसको समझते हैं कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब हम इसको समझेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेयर अर्थ में हालात क्या है। इंडिया सिक्योर्स क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना। चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को। इंडिया की वुल्नरेबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल की। रेयर अर्थ मिनरल्स इस दुनिया को चाहिए क्यों? इन पे इतनी मारामारी क्यों मची हुई है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, विंड टर्बाइन्स बनाने के लिए, हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए। इंडिया को अगर क्लीन एनर्जी एम्बिशन अचीव करने हैं तो हर चीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत होती है भाई? रेयर अर्थ मिनरल की। और रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास, कौन सबसे ज़्यादा प्रोसेस और रिफाइन कर पा रहा है अभी? चाइना। लेकिन यहाँ पे एक खेल है, थोड़ा सा यहाँ पे एक खेल है। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो हमें रेयर अर्थ की माइनिंग करनी है, उसको खोद के बाहर निकालना है, फिर उसको डोमेस्टिकली रिफाइन करना है, प्रोसेस करना है,
भाई उसको रिफाइनिंग करने की ज़रूरत है। फिर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए किसके साथ, ब्राज़ील से। हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए भाई ब्राज़ील से कि किस तरीके से हम इसको खोज सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो है हमें चाहिए क्यों, अब देखो व्यापारिक लक्ष्य को अगर हम देखें तो 2030 तक 30 अरब डॉलर, यस ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बाइलेटरल ट्रेड जो हमें 30 बिलियन डॉलर पहुंचाना है 2030 तक। तो ये तो 2030 तक सीधा सीधा लिख दो कि भाई 2030 और 30 बिलियन, तो इंडिया ब्राज़ील इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब जो सबसे आगे इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी वो क्या है, देखो वेयर आर वर्ल्ड रेयर अर्थ। अगर आप लार्जेस्ट रिजर्व्स देखोगे ना, लार्जेस्ट रिजर्व्स देखोगे तो ये जो रिजर्व्स का पता चलेगा ना आपको, तो 2026 में भी आपको क्या पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो रिजर्व है ना वो 44 मिलियन टन का लगभग चाइना के पास है। अब चाइना तो भाई साहब रेयर अर्थ किसी को देने वाला है नहीं, ना अमेरिका को ना प्रॉपर किसी और को, वो तो अपने लिए पेलेगा काम। ये जो दूसरा रिजर्व है ये ब्राज़ील के पास है 21 मिलियन टन। तीसरा जो रिजर्व है इस दुनिया में वो किसके पास है, इंडिया के पास है। क्या है, रिजर्व इंडिया के पास है। चौथा ऑस्ट्रेलिया के पास है। रशिया यूएसए यहाँ पे है जा करके, यूएसए की और हमारी, और यूएसए और ट्रम्प जो है चाइना क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए भाई, कहीं से भी लेकर के आओ रेयर अर्थ मिनरल लेकर के आओ, इसलिए तो हम पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो पाकिस्तान के जहाज डाल दिया, पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि वो इंडिया पे दबाव बना सके कि भाई साहब रेयर अर्थ मिनरल हमें मिल सके। दिस इज द गेम। तो इंडिया के पास रिजर्व तो 3rd नंबर पे है, रिजर्व में जो है इंडिया 3rd नंबर पे है। अब इनको हमको निकालना है, इनको हमको रिफाइन करना है, तो हम निकाले कैसे और रिफाइन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने। तो यूनियन बजट 2026-27 में इंडिया ने देखो पीआईबी में आया है कि डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाओ। हमने कहा है कि अब हम इनको निकालने जा रहे हैं भाई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हम एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ पे इनको निकाला जाएगा, जहाँ पे इनको क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनको माइनिंग की जाएगी, फिर इनकी रिफाइनिंग की जाएगी, और फिर उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम कहाँ से लाएंगे, वो हम ब्राज़ील से लाएंगे। वो हम कहाँ से लाएंगे, वो हम ब्राज़ील से लाएंगे। क्लियर कट बात समझ में आ गई। ये रहा यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन। इस तरीके से पूछता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स, बताइए, एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अब पहली जो चीज़ इसने लिखी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज रेयर अर्थ। भाई यही तो लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इन्हीं में तो चाहिए हमें। पॉजिटिव चीज़ है, ब्रॉड चीज़ है, बिल्कुल ठीक होगी, करेक्ट होगी, फर्स्ट करेक्ट है भाई, फर्स्ट करेक्ट है। अगर तो इसको काट दीजिए, ये तो ठीक नहीं होगा। चाइना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग। चाइना के पास हाईएस्ट शेयर है माइनिंग में, लेकिन उसको फॉलो करता है इंडिया नहीं। अभी हमने पढ़ा चाइना के पास शेयर है। ये ब्राज़ील इंडिया में क्या लेने आया था, रेयर अर्थ के मिनरल्स की डील करने। वहाँ पे हमें पता चला कि चाइना के बाद कौन है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद कौन है, इंडिया। तो चाइना को फॉलोड इंडिया नहीं करता, चाइना को फॉलो करता है ब्राज़ील, ब्राज़ील को फॉलो करते हैं, नंबर 3 पे है हम। जब 2 कट गया तो ये कट गया, तो ये काट दीजिए। अब 3 तो अपने आप में ठीक है भाई। नेशनल जो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है 2025 में, वो इस्टेब्लिश किया गया था एक रोबस्ट करने के लिए फ्रेमवर्क को, सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। पॉजिटिव बात कर रहा है, ब्रॉड बात कर रहा है, यही पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की। रेयर अर्थ मिनरल इज अ सेट ऑफ 13 मेटालिक एलिमेंट्स, काट दीजिए, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो 17 का सेट होता है, 13 का नहीं। जब आप अपने आराम से पढ़ोगे तो आप जब इंडिया का क्रिटिकल मिशन देखते तो आपको समझ आता है कि 13 का नहीं, वो 17 का होता है। तो आंसर क्या बचा, 1 और 3। इस तरीके से करंट अफेयर में पूछ लेता है। अब सीधा सीधा ब्राज़ील को नहीं पूछा ना,
ब्राज़ील का भी एक, देखो ब्राज़ील का क्वेश्चन आया आईआर का, और आईआर के क्वेश्चन को साइंस एंड टेक में जाके पूछा, करंट अफेयर को किस तरीके से बनाया गया कि भाई देखो टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगली जो चीज़ हुई है भाई, अगली जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ हो गई, ये न्यूज़ हो गई। हमने ब्राज़ील को कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास ना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमें अपनी पॉपुलेशन को अच्छी सुविधा देनी है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, और उस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास जो है जहाज़ चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो है जो आवाजाही है उसको अच्छा करना है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप जहाज़ चाहिए, आपको जहाज़ लीजिए, आप जहाज़ की कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी है, ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रेयर, एम्ब्रेयर और अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के बीच में E-175 रीजनल जेट्स को लेकर के एक असेंबल लाइन स्थापित करने की बात की गई है। व्हाट इज दिस? अब इसमें 4 न्यूज है। सबसे पहली तो चीज़ है E-175 क्या होता है, असेंबली क्या होती है, रीजनल जेट विमान क्या होते हैं, और ये समझौता किन किन के बीच में हुआ है। देखो साहब, इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट प्राइवेट जेट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रेयर, अडानी साहब की है अपनी एरोस्पेस, वो बिल्ड करेंगे इंडिया का फर्स्ट जेट फैक्ट्री, इंडिया की फर्स्ट जेट फैक्ट्री। अब जब ये इतने जहाज हम असेंबल करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है भाई, देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से चीज़ें मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो भाई बनाएगा तो इजराइल ही, वो बनाएगा तो इजराइल ही। इजराइल बोलेगा भाई मैं आपको क्यों, वो इजराइल कह रहा हूँ, ब्राज़ील बोलेगा मैं आपको क्यों दूँ मैन्युफैक्चरिंग, वाई आई गिव यू मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है मैन्युफैक्चरिंग की, वो हमको देगा। लेकिन हाँ, हमने उसको कहा कि आप ये ऐसे ऐसे करके ना अलग अलग चीज़ें का ना पुर्जे बना लीजिए, सारे बनाने के बाद दो, उनको उठा के इंडिया लेकर के आओ, इंडिया की फैक्ट्री में हम असेंबल करेंगे, इंडिया की फैक्ट्री में हम असेंबल करेंगे। जब वो फैक्ट्री इंडिया में लगेगी, एक तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो पुर्जे हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे खरीदी जाएगी, कुछ चीज़ें उनके लिए हमारे यहाँ पे खरीदी जाएगी। भाई वो इंजन ले आएंगे ना अपना, वो अपना जहाज का इंजन ले आएंगे, वो अपने बड़े बड़े पार्ट्स ले आएंगे, बाकी चीज़ें तो हमारे यहाँ से खरीदेंगे ना, तो हमारी एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा, एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, हाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, बूस्ट मिलेगा। और असेंबल से धीरे धीरे हम सीखेंगे कि भाई ये आखिर टेक्नोलॉजी बनती कैसे है, तो हमें एक्सपीरियंस आएगा, और जब हमें एक्सपीरियंस आएगा तो धीरे धीरे हम इस चीज़ पे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अडानी साहब और एम्ब्रेयर के बीच में समझौता हो गया है, इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। ठीक है, उसके बाद में अब ब्राज़ील ने कहा कि चलो ठीक है साहब, सब कुछ हो गया। एनएमडीसी और वेल एक कंपनी है ब्राज़ील की, हम गंगावरम पोर्ट के पे लगभग $500 मिलियन की लागत से एक आयरन ब्लेडिंग फैसिलिटी शुरू करना चाहते हैं। क्यों? इंडिया ने बोला, इंडिया भाई पैसा भी ब्राज़ील लगा रहा है $500 मिलियन, और इस्टेब्लिश भी इंडिया में कर रहा है। क्यों? सबसे बड़ी, अब ये जो छोटी सी न्यूज़ है ये तो आकर के चली जाएगी, लेकिन हमें तो ये ढूंढना है ना भाई, क्यों हम ऐसा, क्या ब्राज़ील को जरूरत पड़ी है, क्यों हमारे यहाँ पे पैसा भी लगा रहा है। अडानी साहब का एक पोर्ट है भाई, अडानी साहब का एक पोर्ट है जिसमें एमओयू हुआ है एनएमडीसी का कि भाई एक आयरन ओर का एक हब गंगावरम पोर्ट पे डेवलप किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, गंगावरम पोर्ट है कहाँ पे, तो गंगावरम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। गंगावरम पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आयरन कहाँ पाया जाता है इंडिया में? ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स के जब आसपास आयरन पाया जाता है तो गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश में हमें चाहिए। चलो, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने एक साइन किया है स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद
NMDC और ब्राज़ील बेस्ड वेल्स के बीच में कि भाई एक इंटीग्रेटेड आयरन ओर हब बनाएंगे हम। इसमें क्या होगा, इसमें आयरन ओर को ब्लेंड किया जाएगा और वैल्यू ऐड की जाएगी उसमें, और फिर उसको पोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटी हो जाएगी वो 4 लाख टन की कैपेसिटी की फैसिलिटी है कि इस पोर्ट से हम चीज़ें बाहर भेज सकें। ठीक है। ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत ये पड़ी कि भाई जो ब्राज़ील के पास है ना वो हाई ग्रेड का आयरन है, और जो इंडिया के पास है वो थोड़ा लोअर ग्रेड का आयरन है। अगर हम इसको देखो, ब्राज़ील के पास हाई ग्रेड का आयरन है, हाई ग्रेड भी कोई नहीं खरीदेगा बहुत ज़्यादा। हमारे पास लो ग्रेड का आयरन है, हमारे वाला भी कोई नहीं खरीदेगा। अगर एक मजबूत और एक थोड़ा सा कमज़ोर इंसान को मिला दिया जाए तो ये जोड़ी क्या बनती है, परफेक्ट। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम अपने लोअर ग्रेड को और ब्राज़ील अपने हायर ग्रेड को मिला करके ब्लेंड कर दें हम, तो दुनिया के लिए एक परफेक्ट कस्टमाइज हाई डिमांड कमर्शियल ब्लेंड निकल के आएगा, और हम दोनों बेच करके उसको फ़ायदा कमा सकते हैं। ब्राज़ील ने कहा वाओ वेरी गुड। उसके लिए हमें कौन सा पोर्ट चाहिए, एक पोर्ट चाहिए जहाँ तक हम अपना आयरन ला सके, और इसी गंगावरम पोर्ट पे हमने फैसिलिटी डेवलप करनी है जहाँ पे हम उसको मिक्स कर सके। अब ये तो कहानी आ गई। टॉप 7 आयरन ओर के प्रोड्यूसर्स कौन है पूरी दुनिया में? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन को ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है ब्राज़ील, नंबर 3 पे है चाइना। चाइना के पास तो कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है, तो चाइना तो एक्सपोर्ट करेगा नहीं ज़्यादा। नंबर 4 पे कौन है प्रोडक्शन में? इंडिया। अब अगर इंडिया और ब्राज़ील अपना मिला दे क्या आयरन को और दुनिया के लिए बेस्ट बना दे, तो पूरी दुनिया को तो आयरन चाहिएगा ना भाई, बिल्कुल चाहिएगा। तो हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये आयरन ओर की एक जो फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं हम, वो गंगावरम पोर्ट पे कर रहे हैं। देखो एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ न्यूज़ में आया। सबसे पहले पोर्ट का नाम आया तो आपको ज्योग्राफी आ गई, गंगावरम पोर्ट कहाँ पे है भाई। दूसरा, पूरी की पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, आयरन और कौन कौन से यहाँ पे डेवलप होता है, हमारे यहाँ पे किस राज्य में कितना है, किस में नहीं है, इंडिया में, दुनिया में कहाँ पे कितना है कितना नहीं है। तीसरी जो न्यूज़ आई वो न्यूज़ ये आई कि आप मेंस में लिख सकते हैं इसको कि यस। फिर हमारा इससे क्या बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और आयरन ओर को एक्सपोर्ट कौन करता है, तो नंबर 1 पे तो ऑस्ट्रेलिया करता है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है। नंबर 2 पे ब्राज़ील करता है भाई क्योंकि उसके पास भी अच्छी खासी प्रोडक्शन है। फिर कनाडा करता है नंबर 3 पे 57%, और नंबर 4 पे कौन कर रहा है इसको, फिर साउथ अफ्रीका नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कनाडा और नंबर 5 पे इंडिया। तो भाई हम एक्सपोर्ट में नंबर 5 पे ऑलरेडी, प्रोडक्शन में हम नंबर 4 पे हैं, लेकिन हम बाहर नहीं भेज सकते। तो ये बाहर ज़्यादा भेजने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अब जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपने तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ क्या अच्छा होगा, डॉलर्स हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, हम सप्लाई चेन को अच्छी कर पाएंगे। चौथा, जब हम आयरन ब्लेंड करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी रोजगार भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और दुनिया में हमारी एक पहचान भी होगी। क्लियर कट न्यूज़ समझ में आ गई क्यों चाहिए हमको। चलिए साहब, अगली न्यूज़, ये न्यूज़ हो गई। अब इसके बदले में ब्राज़ील कह रहा है कि भाई आप मैंने देखा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, आपने एक इंडिया स्टैक जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल को मुझे भी सिखाओ बनाना, मैं भी बनाना चाहता हूँ। और व्हाट इज दिस इंडिया स्टैक मॉडल? इंडिया स्टैक मॉडल को देखते हुए ब्राज़ील ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आकर के एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ, हमें चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे बनाया आपने? तो हमारा जो इंडियन स्टैक है वो ये है भाई, इंडिया स्टैक जो है इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, इंडिया स्टैक कुछ नहीं है, ओपन एप्स का एक
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कैसे काम करते हैं। अब इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लेयर करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंडियन स्टैक में हमें आइडेंटिटी पता करनी है किसी की, बिना प्रेजेंस के। उस इंसान को हम आइडेंटिफाई भी कर ले और उसको प्रेजेंट भी ना होना पड़े हमारे सामने। क्या है उसका एग्जांपल, आधार कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर KYC, ऑनलाइन QR। भाई इसमें कोई एक तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, एक तो हम यूनिवर्सली उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी टारगेट करके कर पा रहे हैं। आधार कार्ड से लगते ही इन्फॉर्मेशन कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना, आधार कार्ड नंबर बताते ही। आपको वहाँ पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत क्या है, फिजिकली प्रेजेंट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट लेयर, कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं आप, कैश की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, UPI, रुपे, फास्टैग, CBDC, BBPS, बहुत सारे तरीके इंडिया में, तो ये भी इंडिया स्टॉक का हिस्सा है। डिजिटल डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डिजिलॉकर, E-सिग्नेचर। आप कंसेंट बेस्ड डाटा ले सकते हैं, ठीक है। हाउ इंडिया स्टैक वर्क्स, आधार बेस्ड आइडेंटिटी, इंस्टेंट पेमेंट, पेपरलेस, डिजिलॉकर, कंसेंट बेस्ड एनक्रिप्टेड डाटा शेयरिंग। फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में यूज होता है, फाइनेंशियली इंक्लूजन करता है, लोगों को बूस्ट करता है, फिनटेक और स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इस E-गवर्नेंस की ही वजह से तो पॉसिबल हुआ। उसके बाद में डाटा एम्पावर करता है, प्राइवेसी फ्रेमवर्क को एम्पावर करता है, कॉस्ट एफिशिएंट गवर्नेंस देता है, ग्लोबल मॉडल बन गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बन गया है, ठीक है। ब्राज़ील कह रहा है कि हमें ये सारी टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आप एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक ऐसा सेंटर बनाओ ब्राज़ील में आके, उसके बदले में हम आपको जो जो चाहिए आपको दे रहे हैं ना, आप हमारा भला करो, कुछ हम आपका भला करते हैं और दोनों भाई मिलके आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपना UPI पूरा डिजिटल स्टैक सिस्टम उनको सिखा रहे हैं, उसके बदले में हम उनसे आयरन ले रहे हैं, आयरन ब्लेंडिंग की फैसिलिटी अपने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम देखो ये हमारी जीत है, हमने ये नहीं कहा कि हम अपना लोअर ग्रेड आयरन ब्राज़ील भेज देंगे और वहाँ से प्रोसेस करके बेचेंगे ना। हमने उनको कहा हम आपको ये इंडिया स्टैक देंगे, उसके बदले में आप अपना आयरन उठा करके हमारे गंगावरम पोर्ट पे आएंगे, हम आपके यहाँ पे नहीं जा रहे भाई। उसके बाद में हमने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, असेंबल हमें अपने यहाँ पे करना है। उसके बाद में रेयर अर्थ मिनरल में अगर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करना है तो आप नंबर 2 पे हैं, हम नंबर 3 पे हैं रिजर्व्स में, तो दोनों भाई मिल के करेंगे। उसके बाद में आप आइए, AI इम्पैक्ट समझिए और भाई मजे ही मजे दोनों भाई हो गए। तो ब्राज़ील की पूरी यात्रा समझ में आ गई कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ हमें। और इस तरीके से आज जो है यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे।